अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 3 जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था मोशन एट फोर्स, और हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और सिस्टम्स के बारे में इसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक एक लॉन्ग क्वेश्चन और उससे 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस के अंदर जो शामिल, उनको आज हमने डिस्कस करना है। टॉपिक है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन का मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। जैसा कि केसेस हमने पहले डिस्कस किए थे कि अजसाम आपस में टकराएं और उन टकराव के दौरान हमने कहा था कि ये इलास्टिक कोलिजन भी कर सकते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन भी कर सकते हैं। एक अगर शेल जैसे कि फटते हैं या एक बॉम्ब ही कंसिडर कर लिया जाए, इनका फटना ये टोटली इन इलास्टिक केस था। तो हमने पहले अपने जो लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे इलास्टिक से मुताल्लिक थे। अब जो हम शॉर्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ये इन इलास्टिक कोलिजन से मुताल्लिक हैं। एक रेस्ट पर पड़े हुए बॉम्ब का फटना, फिर उसके मोमेंटम तो कंजर्व हो जाता है लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी कभी कंजर्व नहीं होती। ये एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर, अब उसी को ही हमने कैरी करने हैं। तो इन एक्सप्लोसिव फोर्सेस के अंदर हमेशा याद रखिएगा जो मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन इस सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी कभी कंजर्व नहीं रहती। उसकी वजह क्या है कि यहाँ ये सारी की सारी जितनी कोलिजन्स होंगी इन इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर अब पहला जो एग्जांपल हमने समझनी है वो बॉम्ब की है कि लेट से फर्ज कर लेते हैं एक बॉम्ब जो इनिशियली तौर पर एक धमाकेदार मवाद से भरा गया होता है। इसका इनिशियल मोमेंटम, चूंकि ये रेस्ट पर है तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो। जब ये फटता है तो अपने फ्रैगमेंट्स के अंदर, अपने पार्ट्स के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखर जाता है। तो फटने के बाद का जो मोमेंटम होगा वो तमाम तर इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का मोमेंटम होगा और इनका जब सम किया जाएगा तो ये ज़ीरो के बराबर होगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई 3-4 यहाँ पर पार्टिकल हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, तीसरे का मास m3 है और चौथे का मास m4 अगर कंसिडर कर लिया जाए, और इनकी वेलोसिटीज़ को अगर इसे v1 कंसिडर कर लिया जाए, इसे v2 कंसिडर कर लिया जाए और इसे v3 इसकी वेलोसिटी को कंसिडर कर लिया जाए और m4 की वेलोसिटी को v4 कंसिडर कर लिया जाए, तो सब के लिए मोमेंटम की डेफिनेशन के मुताबिक इस पार्टिकल का मोमेंटम m1 v1, इस पार्टिकल का मोमेंटम m2 v2, इस पार्टिकल का मोमेंटम m3 v3, इस पार्टिकल का मोमेंटम m4 v4 के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जितने भी पार्टिकल्स के अंदर ये तकसीम हो गया है उनका बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम जो होगा वो आफ्टर द एक्सप्लोजन मोमेंटम के बराबर होगा। अब यहाँ पर आपने एक बात नोटिस में रखनी है, पहले मोमेंटम ज़ीरो था, बाद में इनका मोमेंटम p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस जितने भी पार्टिकल्स बने हैं p4 अप टू सो ऑन, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर ये तकसीम हो गए सबका लीनियर मोमेंटम ज़ीरो के बराबर होगा। तो ये पहली एग्जांपल है। इनके अंदर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन कभी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो ये एग्जांपल है हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन की। दूसरी इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल हमारे पास बुलेट और गन की है। जब एक गन में से बुलेट को फायर किया जाता है तो उस केस के अंदर हमेशा ध्यान में रखिएगा ये बुलेट का गन में से फायर हो जाना ये भी हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर मोमेंटम तो सिस्टम का कंजर्व रहता है लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी कभी कंजर्व नहीं रहती। वो कैसे कंजर्व नहीं रहती, यहाँ पर इसको डिटेल में समझ लेते हैं। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास जो बुलेट है इसका मास स्मॉल m है और जो गन है इसका मास कैपिटल M है, और वेलोसिटी जब बुलेट फायर हो जाती है तो गन की वेलोसिटी को अगर v प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया जाए और बुलेट की वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर लिया जाए तो नेट फोर्स जो एक सिस्टम के ऊपर, बुलेट गन सिस्टम के ऊपर एक्ट करती है वो हमेशा गन के ऊपर क्या फोर्स एक्ट कर रही है और बुलेट के ऊपर क्या फोर्स एक्ट कर रही है, इन दोनों के सम के बराबर होगा। अब यहाँ पर नेट फोर्स देखिए, जैसे ही गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो गन पीछे की तरफ झटका यानी कि रिकॉयल होती है, इसके ऊपर एक कोई अपोजिट फोर्स एक्ट कर रही होती है और बुलेट के ऊपर कोई स्ट्रेट फोर्स एक्ट कर रही होती है, तो दोनों का सम ज़ीरो के बराबर होगा, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाती है। ठीक है बेटा।
तो दोनों का सम, फोर्स एक्टिंग ऑन अ गन और फोर्स एक्टिंग ऑन बुलेट, इन दोनों का सम 0 के बराबर होगा। अगर नेट फोर्स 0 है तो सेकंड लॉ की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है कि चेंज इन मोमेंटम 0 के बराबर होगा, या चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो इस सिस्टम के लिए इनका जो मोमेंटम है ये कंजर्व रहेगा। मतलब कहने का क्या है कि मोमेंटम ऑफ द बुलेट और प्लस मोमेंटम ऑफ द गन आफ्टर फायर, जब फायर करने के बाद जब इन दोनों के मोमेंटम का सम किया जाता है तो ये 0 के बराबर होता है। क्लियर? इनिशियली तौर पर दोनों रेस्ट की हालत में है तो इनका मोमेंटम 0, जब फायर करते हैं तो एक का मोमेंटम किसी एक डायरेक्शन के अंदर होगा और दूसरे की डायरेक्शन मोमेंटम की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो उनका सम 0 के बराबर हो जाएगा। तो दोनों ये केसेस यहाँ कंसिडर कर सकते हैं आप। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ द गन इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब मोमेंटम ऑफ द बुलेट की वेलोसिटी फायर होने के बाद v है, मैस इसका स्मॉल m है। जब इसको आप मोमेंटम की डेफिनेशन के मुताबिक इसका मोमेंटम mv बनेगा। और इसी तरह से जो गन है इसका कैपिटल M मैस है और v प्राइम वेलोसिटी के साथ आफ्टर द फायर ये मूव कर रही है, तो इसका मोमेंटम भी m कैपिटल और v प्राइम का प्रोडक्ट के बराबर होगा। दोनों के मोमेंटम का सम 0 के बराबर। इस बुलेट के मोमेंटम को दूसरी तरफ लेके जाएंगे नेगेटिव की टर्म, ये नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है दोनों का मोमेंटम मिकदार में बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है बेटा, आपने देखा होगा बुलेट आगे की तरफ मूव करती है और जिस तरफ बुलेट की वेलोसिटी होती है हमने ये पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम होता है। क्लियर बेटा? गन पीछे की तरफ रिकॉयल करती है, पीछे की तरफ आती है, तो इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन गन की वो बैकवर्ड होती है और इसके मोमेंटम की डायरेक्शन भी यही होगी। लेकिन यहाँ एक बात को नोटिस में रखें, इक्वालिटी की साइन ये बता रही है कि दोनों की मिकदार बराबर है, मैग्नीट्यूड इनकी बराबर है, लेकिन नेगेटिव का साइन बता क्या रहा है कि दोनों का मोमेंटम की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये बात नोटिस में रखिएगा, एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछता है। अब यहाँ पर वो रिकॉयल वेलोसिटी, गन की रिकॉयल वेलोसिटी v प्राइम है। अगर इसको मालूम करना चाहेंगे तो ये माइनस mv डिवाइडेड बाय कैपिटल M होगा। अब यहाँ से गौर करें, चूंकि गन का मास ज्यादा है तो इसीलिए उसकी रिकॉयल वेलोसिटी भी कम हो जाती है। तो वेलोसिटी अगर यही काम बुलेट के लिए किया जाए, आप बुलेट की रिकॉयल वेलोसिटी को भी निकाल सकते हैं, इस स्मॉल m को दूसरी तरफ डिवाइड कर लेंगे। तो यहां से गौर कीजिए, जितना मैस कम है उतनी ज्यादा वेलोसिटी, तो इसीलिए बुलेट आपको हाई वेलोसिटी के साथ जाती हुई दिखाई देती है। तो जितना थोड़ा मास होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी, जितना ज्यादा मैस होगा उतनी कम स्पीड होगी। इसीलिए हमें जो गन है इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा झटका महसूस होता है, जबकि बुलेट एक हाई स्पीड के साथ जा रही होती है। तो ये इनेलास्टिक कोलिजन के कोई 2-3 एग्जांपल्स थी जिनको हमने अंडरस्टैंड करना था, जो आपके सिलेबस के अंदर शामिल है। इसके बाद एक और छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जो पीटीबी के अंदर दिया गया है, बाकी किसी भी बोर्ड के अंदर नहीं दिया गया। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, अगर एक वाटर फ्लो कर रहा हो, बह रहा हो, तो बहते हुए पानी की जो फोर्स है ये क्या होगी, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है बेटा। फर्ज कर लें एक पाइप पर से आप किसी दीवार के ऊपर एक वाटर फ्लो करते हुए पानी को आप मार रहे हैं, ये पानी दीवार के साथ टकरा रहा है। अब इस केस के अंदर हम फर्ज कर लेते हैं जो मिकदार वाटर की दीवार के साथ टकरा रही है, अगर उसके मैस को m से जाहिर कर लिया जाए और उसकी वेलोसिटी को v से जाहिर कर लिया जाए, जब ये पाइप को लीव करता है और जाकर दीवार से टकराता है उसे v वेलोसिटी से जाहिर कर दिया जाए। अब यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी देखें, जैसे ही पानी दीवार के ऊपर लगता है रेस्ट की हालत में आ जाता है। अब आखिरी वेलोसिटी 0, इब्तदाई v थी, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 माइनस v, चेंज इन वेलोसिटी जिसे डेल्टा v से जाहिर किया जाता है ये बराबर होगा माइनस v के। क्लियर? अब यहां से चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, वक्त के लिहाज से मोमेंटम में तब्दीली को अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे, देखिए मोमेंटम mv के बराबर होता है, लेकिन v यहां चेंज इन वेलोसिटी के लिए अगर हम बात करना चाहेंगे तो मैस चेंज इन वेलोसिटी जो वाटर की वेलोसिटी में तब्दीली आई थी उसको हमने मल्टीप्लाई करना है और टाइम पर तकसीम कर देना है। चेंज इन वेलोसिटी अभी माइनस v के बराबर हमने कैलकुलेट की, तो माइनस mv डिवाइडेड बाय t, तो ये उस फोर्स के बराबर होगा बेटा। ये बाय थर्ड लॉ, हर अमल का एक रद्द अमल होता है, f बराबर है माइनस f के, ये आप पढ़ चुके हैं, f बराबर है माइनस f के, तो हर अमल का एक रद्द अमल होता है। अगर ये फोर्स वॉल लगा रही है वाटर के ऊपर,
यहाँ पर एक बात बेटा नोटिस में लाइए, नेगेटिव टर्म बता रही है कि दीवार पानी के ऊपर फोर्स लगा रही है, ये फोर्स माइनस एम वी डिवाइडेड बाई टी, दीवार हमेशा लगाती है पानी के ऊपर। क्लियर? और हर अमल का एक रद्द अमल होता है, न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक F बराबर है माइनस एफ के। अगर ये भी फोर्स है तो आगे जो फर्दर वाटर दीवार के ऊपर रिएक्टिव फोर्स लगा रहा होगा तो वो फोर्स हमेशा यहाँ पर देखें पॉजिटिव के अंदर आएगी। क्लियर? क्यों? नेगेटिव की टर्म मौजूद है, फिर नेगेटिव की टर्म इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से ये प्लस हो जाएगी। ये देखें माइनस ऑलरेडी मौजूद था, इधर से माइनस की टर्म एम वी डिवाइडेड बाई टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसे एम वी डिवाइडेड बाई टी लिखा हुआ है। तो यहाँ से ये वो फोर्स है जो वाटर दीवार के ऊपर लगाता है, हमेशा ये रिएक्शन की फोर्स होती है। आपके ज़हन में होता है कि अमल की फोर्स वाटर लगाएगा, नहीं, रद्द अमल की फोर्स हमेशा वाटर लगाता है दीवार के ऊपर। ठीक है बेटा? और जो अमल की फोर्स है वो हमेशा दीवार लगा रही होती है। ठीक है बेटा? अमल की फोर्स दीवार लगाएगी, वो वॉल लगाएगी, जबकि रद्द अमल की फोर्स हमेशा वाटर लगा रहा होता है। तो ये भी आपने बात ज़हन में रखनी है, ये हमेशा रिएक्टिव फोर्स होती है वाटर की ऑन द वॉल, ये बात जहन में रखिएगा। इसके बाद आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है रॉकेट रिपल्शन। एक रॉकेट का जैसे जैसे उसके मास में तब्दीली आती है, एक्सेलरेट करता हुआ रॉकेट इंतहाई बुलंदी पर कैसे जाता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है और किस उसूल के ऊपर काम करता है, तो बेटा जहन में रखिएगा। एक जो रॉकेट है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इनर्शिया को इस्तेमाल करता है। ठीक है? इनर्शिया, ये दो उसूल काम करते हैं किसके अंदर? एक रॉकेट के अंदर। एक रॉकेट को लिंकेज छोटे छोटे रॉकेट से बनाया जाता है। एक बड़ा जो आप रॉकेट देख रहे होते हैं ना टीवीज के अंदर, मूवीज के अंदर, उसका हमेशा याद रखिएगा इनको छोटे छोटे रॉकेट्स को लिंक करके बनाया जाता है। इसके अंदर जो फ्यूल फिलअप किया जाता है, ये फ्यूल हमेशा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है। तो इन फॉर्म्स के अंदर इसे फिलअप किया जाता है। एक बात बेटा ध्यान में रखिएगा, जब इसके अंदर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन फिल की जाती है तो 80% ऑफ लॉन्चिंग मास, जब लॉन्चिंग पैड के ऊपर एक रॉकेट ठहरा होता है ना, तो इसके टोटल मास का 80% हमेशा याद रखिएगा इसके अंदर फ्यूल फिलअप किया जाता है। ठीक है बेटा? इसके अंदर 80% ऑफ लॉन्चिंग मास के बराबर का फ्यूल इसके अंदर पाया जाता है। ये बात आपने नोटिस में रखनी है। अब लिंकेज रॉकेट इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, लिंक्ड रॉकेट से इस्तेमाल किए जाते हैं बेटा। किसके लिए? हमेशा टू ओवरकम द मास, टू ओवरकम द मास। इसके मास की इतनी बड़ी मिकदार होती है इसको कंट्रोल करने के लिए। देखें सेकंड लॉ के मुताबिक जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स रिक्वायर होगी उस जिस्म को एक्सेलरेट कराने के लिए। अगर 80% इसका फ्यूल भरा हुआ है, टोटल मास इसका 100% कंसीडर कर लें, 20% बाकी इसके सिस्टम्स होते हैं जो चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल की जाती हैं कि तहकीक के लिए, जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है। तो इतने बड़े मास के साथ इतनी बड़ी फोर्स कहाँ से लाएं कि इसे एक्सेलरेट कराया जाए? तो इसके मास को ओवरकम करने के लिए कि सही तरीके से ये एक्सेलरेट करे और इतनी इंतहाई बुलंदियों के ऊपर जाए, हमेशा याद रखिएगा छोटे छोटे रॉकेट लगाए जाते हैं। उसकी वजह, जब एक रॉकेट अपना काम कर लेता है ना, तो वो रॉकेट को, इस पूरे के पूरे रॉकेट को लीव कर देता है, लार्जर इस पूरे सिस्टम को वो लीव कर देता है। फिर दूसरा रॉकेट छोटा अपने मास को कंज्यूम करता है। यूं यहाँ से मास कंज्यूम होते रहते हैं और इसकी टेल से हॉट गैसेस इजेक्ट होती रहती हैं। इतना ज्यादा मास को कंज्यूम करता हुआ ये हाई स्पीड के साथ अपने अंदर से गैसेस एक्सपेल करता है, तो उतना ज्यादा इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट अमल करता है। वो अपथ्रस्ट है क्या, हम इसको कैलकुलेट करते हैं अभी। टिपिकल रॉकेट बेटा ये 10,000 किलोग्राम मास को पर सेकंड के अंदर उड़ाता है।
एक रॉकेट 10,000 किलोग्राम मास को 1 सेकंड के अंदर कंजप्ट करता है, इसको बर्न करता है। अगर इतना बड़ा मास जलाया जा रहा हो एक रॉकेट के अंदर, तो इससे एक्सपेल होने वाली जो गैसेस हैं ये राउंड अबाउट 4000 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी के साथ एक्सपेल की जा रही होती हैं। तो जैसे जैसे इसका टोटल मास कम होता चला जाता है, वैसे वैसे इजेक्टेड गैसेस की यहाँ से स्पीड भी बढ़ती चली जाती है, और स्पीड के बढ़ने की वजह से इसके ऊपर जो अप थ्रस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट करता है। लॉ के मुताबिक जब भी एक जिस्म के ऊपर फोर्स एक्ट करती है तो उस फोर्स का कोई ना कोई एक रिएक्शन सामने आता है, और वो रिएक्शन अप थ्रस्ट की सूरत के अंदर इस रॉकेट के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है बेटा, देखिए एक ख़ास फोर्स के साथ गैसेस एक्सपेल हो रही है, तो एक फोर्स का रद्द-ए-अमल आना है, और वो रद्द-ए-अमल अप थ्रस्ट की सूरत के अंदर रॉकेट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। हमेशा वो अप थ्रस्ट ये उस फोर्स के अपोजिट होता है ड्यू टू एग्जॉस्ट गैसेस। जो गैसेस ये अपनी टेल में से इजेक्ट कर रहा होता है, इनकी मुखालिफ डायरेक्शन के अंदर ये अप थ्रस्ट उस रॉकेट के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। अब फर्ज कर लेते हैं जो गैसेस इजेक्ट की जा रही हैं किस में से, टेल ऑफ द रॉकेट में से, वी एक्सपेल से जाहिर कर लिया जाए, तो यहाँ पर देखें रेट ऑफ बर्निंग फ्यूल, वक्त के लिहाज से कितना कुछ मास ये एक रॉकेट कंज्यूम कर रहा है, डेल एम डिवाइडेड बाय डेल टी बराबर होगा। तो रेट ऑफ बर्निंग फ्यूल इस चीज़ के बराबर होगा डेल एम डिवाइडेड बाय डेल टी, एफ बराबर है एम ए। मैस को डेल एम लिखना चाहेंगे तो कोई अभाम नहीं है। अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल टी, दो जस्ट डेफिनेशंस यहाँ इस्तेमाल कर लें। अब देखें जब ये हाई आल्टीट्यूड के ऊपर चला जाता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और इनिशियल वेलोसिटी वो एक्सपेल वी एक्सपेल है जिसके तहत गैसेस इसकी टेल में से बाहर को खारिज हो रही होती हैं। तो 0 माइनस वी एक्सपेल डिवाइडेड बाई डेल टी, जब इस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस डेल एम डिवाइडेड बाई डेल टी, और इस फोर्स के मुखालिफ एक अप थ्रस्ट इस बॉडी के ऊपर, इस रॉकेट के ऊपर एक्ट करेगा। वो अप थ्रस्ट यहाँ से देखें माइनस फोर्स ड्यू टू एग्जॉस्ट गैसेस हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। माइनस एक पहले मौजूद है, इधर से एक माइनस यहाँ पर मौजूद है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अप थ्रस्ट बराबर होगा डेल एम डिवाइडेड बाई डेल टी इंटू वी ई एक्स, वी एक्सपेल के। अब थ्रस्ट फोर्स हमेशा एम ए के बराबर होगी, जाहिर सी बात है। अगर टोटल रॉकेट की बात की जाए तो इसका कैपिटल एम मास होगा और एक्सेलरेशन ए से ये मूव करेगा, और ये अप थ्रस्ट फोर्स अगर इस चीज़ के बराबर है तो अप थ्रस्ट फोर्स हम इसके बराबर भी कह चुके हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर होंगी तो राइट हैंड साइड्स भी आपस में बराबर कर देंगे, इसीलिए मैंने ये रिलेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर टाइम 1 सेकंड के लिए ये इतना कुछ मास कंज्यूम करे, तो 1 सेकंड के लिए हम इस एक्सेलरेशन के रिलेशन को कैसे, कैपिटल एम को यहाँ डिवाइड कर लें, डेल टी की जगह पर 1 पुट करेंगे, आप उसको लिखना चाहें आपकी मर्जी, ना लिखना चाहें आपकी मर्जी, तो डेल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम वी एक्सपेल यहाँ से लिखा जाएगा। अब गौर करें जितना ये रॉकेट का मास कम होता चला जाएगा वैसे वैसे ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ एक रॉकेट हाई बुलंदियों के ऊपर चला जाता है, उसकी बुलंदी बढ़ती चली जाती है। तो यूं मास को ओवरकम करने के बाद एक्सेलरेशन रॉकेट का बढ़ाया जाता है, और इस चीज के लिए क्या एक तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है, वो यही है कि कई सारे एक रॉकेट, छोटे छोटे रॉकेट लिंक कर दिए जाते हैं एक बड़े रॉकेट के अंदर। तो इसीलिए जब एक रॉकेट अपना काम कर लेगा वो वहां से लीव कर जाएगा, फिर दूसरा रॉकेट अपना काम करना शुरू कर देगा, फिर जब वो काम कर लेगा तो वो लीव कर लेगा, और यूं ये m की टर्म यहाँ से रिड्यूस होती चली जाती है और एक्सेलरेशन इस रॉकेट का बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ से गौर करें, ये एक्सेलरेशन कुछ चंद फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है? पहले तो है रेट ऑफ बर्निंग मैसेज, के जो मैस बर्न हो रहा है उसकी रेट क्या है, वक्त के लिहाज से ये कितना कुछ बर्न कर रहा है उसे 10,000 किलोग्राम 1 सेकंड के अंदर, तो ये देखिए इतनी बड़ी रेट के साथ ये उस मास को कंजप्ट कर रहा होता है। इसके बाद स्पीड ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस, जो इसकी टेल में से गैसेस निकल रही हैं उनकी स्पीड क्या है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा एक्सेलरेट करेगा। तो तीसरा इसके अंदर फैक्टर इफेक्टिव मास जितना जितना रिड्यूस होता चला जाएगा, लिंकेज इसलिए बनाई जाती है कि ये मास रिड्यूस होता चला जाए और एक्सेलरेशन ज्यादा से ज्यादा एक जो रॉकेट है वो इस्तेमाल करता चला जाए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था।
कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हमारे इन इलास्टिक कोलिजन्स में से, और हमारा लॉन्ग क्वेश्चन रॉकेट रिपल्शन बहुत ही आसान है, इजी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।